ट्राई करो नहीं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज दिस and after 1 it reduced to this। तो N2O5 है तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आपको पता है ऑप्शन 2 लगा है तो क्या बोलेंगे 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो 1/2 फाइनल कंसंट्रेशन कितना है और नेगेटिव लगा देंगे सामने क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है 2.08 माइनस 2.33 है डिवाइडेड बाय किसका है कितने मिनट है 184 मिनट। 184 मिनट को अगर अपन करेंगे कन्वर्ट सेकंड में तो 160 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ओके, इसमें एक चीज और पूछा है उसने, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो देखो इसके प्रोडक्शन का रेट है तो अगर जब अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे इसके टर्म्स में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं 1/4 डेल्टा NO2 इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T ऐसा लिखते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है यानी जो NO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/4। बट अगर मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है तो वो तो 4 टाइम्स होगा। तो यानी एक्चुअल में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 ये जो होगा 4 टाइम्स होगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 है इसका। बात आ रही है क्या समझ में? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसको अपन कितना लिखेंगे 1/4 ऑफ DNO2 अपॉन dt। तो जब DNO2 अपॉन dt निकालना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 4 इंटू 1.13 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना रेट ऑफ एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है और एक रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ रिडक्शन। प्रोडक्शन बोलेंगे तो प्रोडक्ट का होगा, रिडक्शन बोलेंगे तो रिएक्टेंट का होगा। तो दोनों में क्या फर्क है? क्यों समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या क्वेश्चन?
क्यों भाई, सबको समझ में आया क्वेश्चन? इतने सारे लोग हैं, सबको आया समझ में? बोलो। यस सर, आ गया। आ गया? ओके। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अभी। ठीक। Okay. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रेट लॉ। अभी अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रेट लॉ। तो लेट अस टेक अ रिएक्शन। ये कन्वर्ट हो रहा है सीसी प्लस डी। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, the rate of reaction is directly proportional to uh, product of stoichiometric power, product of stoichiometric power of reactants of a reaction। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का जो कंसंट्रेशन है उस पर ए की पावर और बी का कंसंट्रेशन है उस पर बी की पावर। मतलब जो यहाँ पे रिएक्टेंट ये कह रहा है कि इस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा यहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे। ऑब्वियसली अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा, और जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके पावर में आएगा। ये कहीं ना कहीं आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो 11th क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, उससे ये मैच होता है ना, उसी के जैसा है। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, पर अभी अपन डिफरेंस की बात नहीं करते, अभी अपन को रेट की बात करना है। तो मैं केवल जो काम की बात है वही करूंगा। तो किसी भी रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट की पावर के प्रोडक्ट के बराबर। अब अगर अपन रेट को लिखेंगे यहाँ पे तो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, इसको रेट कांस्टेंट कहेंगे, a to the power a, b to the power b, and this k is known as रेट कांस्टेंट। और ये रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जब आप देखोगे। बट आपको पता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ डी रिएक्टेंट अपॉन dt। रिएक्टेंट में अपन कोई भी यूज कर सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt, या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं -1 अपॉन बी डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन dt। और ये सब किसके इक्वल हो जाएगा? ये बोलता है k a to the power a b to the power। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं रेट लॉ।
और ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने लिखा इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। यहां तक क्लियर है क्या? इसमें ये जो ए और बी है, ओके, अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें जो ए और बी है आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक्चुअल में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री मतलब एक स्टेप में होती है, तो मिले और दोनों मिल के सीओटी बन जाए, तब तो ये सही होता है। अगर लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, पहले ए से ए बी, पहले मान लो ए से बी मिलकर सी बन रहा है, फिर बी से ए वापस मिल रहा है और डी बन रहा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा है। या पहले ए और बी मिलकर सी डी बन जा रहा है, फिर सेकंड स्टेप में सी और डी अलग अलग होकर सी और डी अलग अलग बन रहे हैं, ऐसा रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इन जनरल rate law is expressed as जैसे ए ए प्लस बी बी है। अब ये रिएक्शन चाहे एलिमेंट्री हो चाहे कैसी भी हो, इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होगा, रेट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ एक्स की पावर आएगी और यहाँ बी वाई की पावर। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ये आगे हम बताएंगे कि एलिमेंट्री और किस तरह से होती है एलिमेंट्री, तो x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक से ज्यादा स्टेप में होना, तब x इज नॉट इक्वल टू ए एंड y इज नॉट इक्वल टू बी। तो अब करें क्या, अपन रेट लॉ लिखे कैसे, ए और बी के इक्वल लिखते जाए या नहीं लिखते जाए? तो हम ए और बी के इक्वल नहीं लिखते हैं, इसको एक्स वाई ही लिखते हैं। अगर एलिमेंट्री होगी तो ऑटोमेटिक वो ए और बी के इक्वल हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो ऐसा है। ध्यान रहे, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन 11th क्लास में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि रेट ए इज इक्वल टू, इसको अपन ने रेट कहा था, याद है आपको? लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में। तो देखो इसमें कोफिशिएंट जो आया था वो ए और बी डायरेक्टली आ गया था। इसका मतलब है लॉ ऑफ मास एक्शन केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही ट्रू है, पर रेट लॉ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी ट्रू है। तो अभी थोड़ी देर के लिए अपन ये कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री के चक्कर को हटाते हैं और सीधे बोलते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर सम एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर सम वाई। ए और बी के बराबर होना ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक, हाँ कोई डाउट है किसी को? ओके, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। देखो ये जो रेट लॉ है, इस रेट लॉ में जो पावर होता है, कोफिशिएंट होते हैं, इसके सम को अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओ ओ आर लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ओ ओ आर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, x प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, जैसे एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉ ये है, जिसका रेट ये लिखा हुआ है, कोई रिएक्शन है इसका रेट लिखा हुआ है k a टू द पावर 1/2 एंड b टू द पावर 3/2। ये जो xy है इसको अपन केवल और केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकाल सकते हैं, इसको अपन रिएक्शन देख के नहीं बता सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, बता सकते हो ऑर्डर कितना होगा? कितना होगा, 1/2 प्लस 3/2, दैट इज 4/2, दैट इज 2। तो हम बोलेंगे इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लें, उसका रेट अपने पास लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू के a टू द पावर लिखा हुआ है 3/2 और b टू द पावर लिखा हुआ है -1।
तो ध्यान रहे ये जो पावर है यहाँ पे माइनस भी आ सकती है। ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। समझ में आ गया रेट कैसे निकालते हैं? समझ में आ गया रेट? रेट लॉ भी समझ में आ गया और रेट निकालना भी समझ में आ गया क्या? ओके चलो थोड़ा आगे चलते हैं अपन। अब हम चलते हैं जो मैं अभी बात कर रहा था, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, इसको जरा बात करते हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। देखो अगर कोई रिएक्शन है ए, अगर कोई रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं ये डायरेक्टली हो रहे हैं, मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को अपन कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके अब यहां पे अगर m लिखा है तो इसका जो रेट होता है वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो जो कोएफिशिएंट होता है ना वो डायरेक्टली यहां जाता है, ये हमेशा कोएफिशिएंट की इक्वल होता है। इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते थे हम लास्ट ईयर। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें ये m पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन समस्या क्या हो रही है कि बीच में एक इंटरमीडिएट आ रहा है, मतलब पहले ये r डैश में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब पहले इसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट। बात आई क्या समझ में? अगर पहले वो r डैश में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद p में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह की अगर कोई भी रिएक्शन है तो इसको अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं ये ऐसे लिखी हुई है, mr पहले कन्वर्ट होता है r में, स्टेप 1 सॉरी r डैश में, ये स्टेप इसको फर्स्ट कहेंगे, और हम बोलेंगे r डैश फिर कन्वर्ट होता है p में और इसको कहेंगे स्टेप 2। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बात आई क्या समझ में? और अगर इस पूरी रिएक्शन का अगर मुझे रेट लॉ लिखना है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नहीं लगा सकते, अब अपने को लिखना पड़ेगा r और सम पावर x की वैल्यू यहां हम नहीं बता सकते। देखिए जब तक एलिमेंट्री इस पूरी रिएक्शन के लिए इस पूरी रिएक्शन के लिए अपन r x की पावर लिखेंगे, ये m नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। अब इसमें हर इंडिविजुअल जो रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन है तो ये अपने आप में एलिमेंट्री है और ये रिएक्शन अपने आप में एलिमेंट्री है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये दो एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनी है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उसको अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। हर स्टेप एक अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप होती है। क्या ये दोनों ये चीज समझ में आ गई क्या? एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया? यस सर। ओके ओके इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर चले, एक इंपॉर्टेंट चीज पर चले, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो रेट अपन लिखते हैं इज इक्वल टू के, और a मान लो है इस पर x की पावर, b यहाँ पर है इस पे y की पावर। तो k की यूनिट क्या होगी? k इज इक्वल टू रेट ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा?
ए पर एक्स की पावर, बी पर वाई की पावर, और भी पावर्स हो सकती है। इसको अगर अब मुझे लिखना है तो ऐसा लिख सकता हूँ, रेट को अपन काय में लिखेंगे, रेट कैसे लिखते हैं अपन, देखो रेट कैसे लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, यही है ना रेट, ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा नीचे टाइम इंटरवल रहेगा, तो रेट को अपन ने ऐसा लिखा है। तो देखो ऊपर क्या रहेगा, मोल पर लीटर चेंज इन कंसंट्रेशन, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, टाइम इंटरवल मतलब सेकंड, डिवाइडेड बाय ये दोनों क्या है, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर है दोनों नीचे, और अगर आप यहां देखूं तो यहाँ x प्लस वाई लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी मोल पर लीटर होगा, ये भी मोल पर लीटर होगा, और दोनों में x और y की पावर है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, मोल पर लीटर तो सेम है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि मोल पर लीटर, ऊपर ये 1 की पावर है इसमें, और नीचे कितनी पावर आ गई, x प्लस वाई, और सेकंड पर -1। बोलो ये चीज समझ में आ गई क्या, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। क्यों, ये वाली चीज समझ में आई क्या, जल्दी बताओ मुझे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो रहेगा, ये वाली चीज समझ में आई क्या, क्यों भाई, क्यों, ये वाली चीज समझ में आई क्या, ओके। अब अगर x y जीरो रखें Yes, sir. तो k कितना हो जाएगा, देखो मोल पर लीटर, इस पर 1 की पावर सेकंड इनवर्स, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, k की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी k की यूनिट यानी रेट कांस्टेंट यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड दिखाई दे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। केस 2 देखें, इसको अपन कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, तब k की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, और इस पे जीरो की पावर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ, सेकंड इनवर्स, तो कितना आ जाएगा सेकंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अगर कभी भी आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ये समझने से क्या होगा कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो इसकी भी बात में आगे आगे हमको समझ में आएगा कि ये ऑर्डर पहचानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से कई बार फॉर्मूले लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर थर्ड हो जाए तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 2k। तो यहाँ क्या आ जाएगा, k की यूनिट k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यहाँ स्क्वायर 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और सेकंड इनवर्स तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर -1 सेकंड इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर में मोल इनवर्स लीटर हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, इसके आगे भी इसका उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिट जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। थर्ड ऑर्डर हुआ था, फिर इस तरह से थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर ऐसा बता सकते हैं। अपने को उतने ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, अपने सिलेबस में मैक्सिमम से मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर तक जाएगा।
उससे ज्यादा कोई रिएक्शन अपने को नहीं मिलने वाली। क्या मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई क्या? क्या यहाँ तक समझ में आ गई क्या मेरी बातें? मैं आगे चलूं क्या? क्या एक क्वेश्चन? यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर दो। मैं ग्रुप में एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ। वन मिनट। है नहीं चल रही। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। मिला क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन मिला सबको? Yes, sir. चलो इसको आंसर करो। अरे तो कर लिया क्या बंद? इसका आंसर करो। इसका करना है। इसका करना है। इसका बताओ आंसर क्या रहा है? सर पहले सेकंड ऑर्डर ओके और सेकंड वाला फर्स्ट ऑर्डर। ओके वेरी गुड। ठीक है क्या? क्यों भाई ठीक है यहां तक? ठीक है चलो चलते हैं अपन आगे। एक चीज और बता देता हूँ फिर आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन नेक्स्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी
इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ ना, डेफिनेशन तो आप एनसीईआरटी से देख लेना, मैं आपको छोटी सी रिएक्शन लिखता हूँ, NH4NO2 ये लिखा। अब ये डिकम्पोज हो रहा है, इसमें N2 गैस बाहर निकल रही है प्लस ट्वाइस H2O हो रहा है, बन रहा है। तो इस रिएक्शन को होने के लिए कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया? तो आप बोलेंगे एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी को कैपिटल M से मैं शो कर रहा हूं, वो 1 हो जाएगी। क्या समझ में आया क्या? इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि CaCO3, इसको अगर अपन ने हीट किया तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो आप बोलेंगे एक ही रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 1। आया क्या? किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या कितने आयन आपस में रिएक्ट करते हैं, उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब अगर एक और रिएक्शन लिखा मैंने, ट्वाइस HI, इसको आपने हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया H2 प्लस I2। अब मैं पूछूं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो आप बोलेंगे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, तो आप बोलेंगे 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। इसी तरह से अगर एक रिएक्शन लिखे ट्वाइस NO प्लस O2 और ये रिएक्शन करके ट्वाइस NO2 बनाया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? तो मैं पूछूंगा भाई कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, इसके 2 मॉलिक्यूल और इसका 1 मॉलिक्यूल, तो टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हो गए? 3, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2 + 1 दैट इज 3। मॉलिक्यूलरिटी समझ में आई क्या? क्यों भाई? मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गई क्या? ओके, तो ओके, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, और ये एनसीईआरटी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे तो। और क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। किसी रिएक्शन के ऑर्डर और उसकी मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, ठीक है। ओके, ये आपका होमवर्क है। अभी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करने हैं, अभी सॉल्व करके बताने। चलो जल्दी से